आज की क्लास के अंदर अपन कवर करने वाले हैं डाटा एंट्री जो होती है अपनी, तो उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा क्या होते हैं अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं इसमें। तो मैं आप कमल जोशी आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं अपन। अपने चैनल का जो नाम है वो है RRK IT सॉल्यूशन। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन ड्राइंग्स और विड्रॉल जो अकाउंट होता है वो कब यूज होता है और इसमें क्या होता है। तो जो ड्राइंग्स जो हैं वो पर्सनल मीन्स, अगर जो ओनर है वो पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसे निकालता है या कुछ भी एक्टिविटी करता है वो पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स या विड्रॉल के नाम से दिखाया जाएगा। ये एक अकाउंट होता है, इसका यूज होता है। ठीक है। अगर बैड एप्स की बात करूं मैं, बैड एप्स यानी कि बुरा डेटा, ये जो बैड एप्स है ये निकल के आया है डेटा वर्ड से। जो अपना डेटा वर्ड था संडे डेटर, तो उससे निकल के आया है बैड एप्स अकाउंट। बैड एप्स अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो, बैड का मतलब होता है बुरा और डेप्ट का मतलब होता है डेटर, यानी कि बुरा डेटर। एक बुरा डेटर कब बनता है, एक बुरा डेटर तब बनता है जब वो पैसे टाइमली पे नहीं करता हमें, यानी कि हम जिसके पैसे मांगते हैं अगर वो हमें टाइम पे पेमेंट नहीं देता है या काफी 6 मंथ से वो पेमेंट नहीं दे रहा है, 5-4 मंथ से, और अब आने की संभावना कम हो चुकी है उससे पैसे, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, बैड एप्स अकाउंट क्रिएट करते हैं। और ये डेटा के अगेंस्ट किया जाता है, यानी कि डेटा की जो बुक होती है उसके अंदर जो राम श्याम मोहन रोहन जिसको हमने सामान बेचा है या कोई कंपनी जिसको हमने सामान बेचा है, तो अगर वो पैसे पे नहीं करती है हमें, तो हम उसको बैड एप्स अकाउंट में डाल देते हैं। और बैड एप्स की एंट्रीज अपन आगे कवर करने वाले हैं। अभी अपन अकाउंट के बारे में जानेंगे कब और क्यों यूज होता है इसका। आगे बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व का मतलब है कि संग्रह करना और सरप्लस में मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको। तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस का मतलब है कि जब एनुअल जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को एंड होता है एक फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं इसे अपन, अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल पीरियड। एक जो अकाउंटिंग पीरियड होता है या फाइनेंशियल पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 31 मार्च को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सारे क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो सरप्लस अमाउंट होता है, एक परसेंटेज डिसाइड होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, किसी भी कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 50 लाख में कुछ परसेंटेज जो है उन्होंने क्या किया, अपने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जैसे 5 लाख रुपए इसमें डाल दिए, तो ये क्या होगा, एक दिन धीरे धीरे ये मतलब हर साल ये जब इसमें पैसा स्टोर होगा, तो जो भी बिजनेस है वो क्या करेगा, इस पैसे का यूज इन केस ऑफ फायर, यानी कि बिजनेस में आग लग जाती है या ऐसे कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है जब बिजनेस को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैसों की रिक्वायरमेंट सबसे पहले यहाँ से फुलफिल करेगा। अगर यहाँ से जितनी फुलफिल हो जाती है वो तो ठीक है, अगर नहीं हो पाती है तो वो पार्टनर जो है या उसके ओनर जो है वो अपने पॉकेट से वो पैसे इसमें लगाता है, यानी कि फिर से कैपिटल लगाई जाती है। ठीक है। तो ये होता है रिटर्न एंड सरप्लस। ये मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने में या बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे एक पर्सन का सेविंग अकाउंट होता है और वो उनके मतलब सेविंग करने पे जब अपन को जरूरत होती है उन पैसों की, तब वहां से अपन निकाल लेते हैं। उसी तरह बिजनेस को भी अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है इन फ्यूचर में, तो वो यहाँ से वो पैसे रिक्वायर फुलफिल करने वाला है। ठीक है। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अकाउंट होता है, या अपन जब सिक्योरिटी जमा कराते हैं, सिक्योरिटी जैसे अपन रेंट पे लेने वाले हैं किसी भी लैंड को, या अपन किसी शॉप को रेंट पे लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उस दौरान वहां पे आपको सिक्योरिटी जमा करानी होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा कराना होता है, तो वही होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये पार्ट ऑफ करंट असेट्स होता है, पार्ट ऑफ करंट असेट्स। अब देखो करंट असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स वह असेट्स होती है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या हो सके। जैसे बैंक अकाउंट या अपने गले का जो कैश है वो
या सन्ड्री डेटर जो है वो, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट असेट्स का मतलब होता है जो पैसा एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट असेट्स क्या होती है। आगे बढ़ते हैं अपन जानते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वह लायबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर पे करनी होती है। जो लायबिलिटी आपको एक साल में पे करनी होती है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है कि जो जिससे आपने उधार में सामान लिया है उनको टाइमली पेमेंट करना या एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है, तो वो क्या कहलाता है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट जो है वो एक साल की बात करता है, इसमें भी करंट था, वो भी एक साल की बात कर रहा था। असेट्स का मतलब संपत्ति और यहाँ पे लायबिलिटी मतलब दायित्व। तो आगे बढ़ते हैं, ये था अपना करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। आगे पर जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, एक बार फिर जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मीन्स क्या है कि अगर जैसे कोई भी सामान हम यूज करते हैं, किसी भी सामान को यूज करने पे जो उसके अमाउंट में या उसकी वैल्यू के अंदर या उसके मूल्य में जो गिरावट आती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो डेप्रिसिएशन का आप ये मतलब समझ सकते हो कि मूल्य में गिरावट, और मूल्य में गिरावट कब आ सकती है या उसकी प्राइस या वैल्यू में गिरावट कब आ सकती है? जब किसी वस्तु का हम यूज करते हैं। लेट अस सपोज आपने कोई बाइक खरीदी, जैसे कोई भी एक बाइक खरीदी आपने, कंपनी वारंटी देती है 5 साल की। तो अगर आपने 1 लाख की बाइक खरीदी है और 5 साल की कंपनी वारंटी देती है, तो उस हिसाब से 20,000 रुपए से हर साल वो डेप्रिशिएट होने वाली है। तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 20,000 अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वगैरह अपन डेप्रिसिएशन का एक पूरा अपन पढ़ने वाले हैं आगे कि डेप्रिसिएशन में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, वो सारा अपन जानेंगे। लेकिन बस अभी अपन मतलब अकाउंट को जान रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से नाम होते हैं और कौन से अकाउंट के यूज कैसे होने वाला है आगे। तो डेप्रिसिएशन का यूज कब करोगे? तो फिक्स असेट्स पे। ये जो होता है डेप्रिसिएशन ओनली फिक्स असेट पे ही लगता है, क्योंकि बिजनेस में जो सामान होता है, जो बिजनेस यूज करता है, वो एक ऐसी बिजनेस जो सामान का यूज करता है वो फिक्स असेट्स का ही यूज करता है। तो इसलिए जो मूल्यह्रास होगा या डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगने वाला है? फिक्स असेट्स पे लगने वाला है। तो ये क्लियर हो गया आपको? ड्राइंग्स क्या होता है, बैलेंस अकाउंट क्या होता है, रिजर्व सरप्लस क्या होता है, ये अपन ने कवर कर लिए हैं सारे। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी कवर हो चुका है, करंट असेट्स हो चुका है, करंट लायबिलिटी हो चुका है। आगे अपन पढ़ते हैं, आगे की चीजें कवर करते हैं अपन। तो एक सेकेंड, अब देखो एक बिजनेस का टारगेट क्या होता है। कोई भी एक बिजनेस होता है उसका टारगेट क्या होता है? उसका टारगेट होता है सेल। उसका टारगेट होता है सेल। अब वो सेल क्यों टारगेट होता है? अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट अस सपोज ए है और बी है, ये दो लोग हैं, ये दो अलग अलग बिजनेस चलाते हैं, एक ए बिजनेस है एक बी बिजनेस है। तो ए क्या करता है, कोई भी जैसे मान लो चेयर सेल आउट करता है, चेयर का बिजनेस है, इसका भी सेम चेयर है। अब यहाँ पे ये चेयर की वैल्यू रखता है, सेम चेयर है, ओके। तो यहाँ पे सेम चेयर ये 200 रुपए में बेचता है और वही चेयर सेम ये कितने में बेचता है? 400 रुपए में बेचता है। चेयर की वैल्यू जो थी परचेज वैल्यू वो है 100 रुपए मान लेते हैं अपन। 100 रुपए की एक चेयर है जिसको ये 200 रुपए में बेचता है और वही 400 रुपए में बेचता है। तो देखना इसका सेल का क्या होता है, देखना अगर आपकी सेल ज्यादा होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सेल कम है, प्राइस ज्यादा है, सेल कम है और प्राइस ज्यादा है, या सेल ज्यादा है और प्राइस कम है, तो इन दोनों कंडीशन में कौन सी में बेनिफिट होता है अपन को? यानी कि बेनिफिट कौन सी में है?
कौन सी चीजों में बेनिफिट होगा, क्या ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तब बेनिफिट होगा या ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तब बेनिफिट होगा। देखो अब यहाँ पे होने क्या वाला है, तो यहाँ पे इसने 200 रुपए में एक चेयर बेच रहा है, तो देखो ये कोई भी पर्सन होगा अगर उसको दोनों दुकानों पे जाएगा वो, तो यहाँ पे इस शॉप पे जाने पे उसको पता लगता है वही चेयर 400 रुपए में मिल रही है और यहाँ पे 200 रुपए मिल रही है, तो वो किससे परचेज करेगा, इससे ही परचेज करने वाला है, वो 200 रुपए मिल रही है। तो लेट अस सपोज इसकी सेल जो आती है वो 3 लाख सेल आती है, टोटल सेल कितनी आ रही है 3 लाख। इसकी जो सेल आ रही है क्योंकि 400 रुपए हाई प्राइस थी, तो यहाँ पे डिमांड भी कम होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, डिमांड कम होगी, इसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इसने सेल की 3 लाख की और इसने सेल की कितने की 2 लाख की। अगर इसने सेल 3 लाख की इसने 2 लाख की, तो देखो प्रॉफिट किसको ज्यादा हुआ, तो निकालते हैं अपन प्रॉफिट, किसको हाई प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जब ये 200 रुपए में एक बेचता है तो इनका डिफरेंस अमाउंट कितना है 100 रुपए और इसका डिफरेंस अमाउंट कितना है 300 रुपए, ठीक है। अब देखना बेनिफिट किसको होता है, तो यहाँ पे पहले अपन निकालते हैं ए का, तो देखो यहाँ पे ए ने 3 लाख की सेल की, 3 लाख की सेल की और यहाँ पे 200 रुपए के यूनिट से सेल की है इसने, तो यहाँ पे अमाउंट कितना निकल के आया देखते हैं। ठीक है, यही आने वाला है। तो यहाँ पे इसने टोटल 1500 मीन्स यहाँ पे इसने 1500 यूनिट सेल की है, कितनी की है 1500 यूनिट सेल की किसने, ए ने। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 लाख था तो यहाँ पे 2 जीरो कट चुके हैं, तो यहाँ पे बचा 3000 से अगर इसको काटते हैं अपन तो 2 5 और 0 और 0, ठीक है। तो 1500 आता है यहाँ पे, तो 1500 इसकी सेल हो गई। अब बी की निकालते हैं, यूनिट है ये, क्या है यूनिट। तो अगर बी की कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो बी का जैसे बी ने 2 लाख की सेल की है और इसकी जो प्राइस थी इसने रखी थी 400, तो कितनी यूनिट सेल की होगी इसने देखते हैं। फाइव 500 यूनिट, तो इसने बेची ओनली 500 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने 500 यूनिट बेची, इसने 1500 यूनिट बेची। अब प्राइस मार्जिन लेते हैं अपन, इसने जो मार्जिन रखा, इसने जो ए का मार्जिन था वो कितना था, ओनली 100 रुपए, ओनली 100 रुपए, और इसका जो मार्जिन था वो कितना था 300। अब निकालते हैं इसका प्रॉफिट, इसको कितना हुआ है। तो यहां पे इसको जो प्रॉफिट हुआ, इसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 500 था, तो इसको हो गया ठीक है, तो इसको 1.5 लाख का बेनिफिट हुआ है। अब यहां पे इसको देखते हैं, सेम 1.5 लाख आ रहा है। देखो यहाँ पे इसने कम यूनिट किया, मतलब इसने सेल को बढ़ाई, प्राइस कम रखी, फिर भी इसने इसके बराबर कर लिया। अगर यही चीज होती इसने, क्योंकि अगर ये यूनिट कम बेच रहा है तो इसका आगे मतलब ज्यादा सेल आउट होने वाली है, डिमांड ज्यादा होने वाली है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का बराबर आ रहा है, लेकिन जिसमें देखो इसने प्राइस कम रखी थी फिर भी इसके बराबर है ये। तो अगर आप सोचो, अगर इसकी सेल अपन बढ़ा दें, अगर इसकी अपन सेल को इंक्रीज कर देते हैं, 4 लाख कर देते हैं, यहाँ 4 लाख कर देते हैं अपन, तो अब अगला क्या होगा, ए का यूनिट कितनी होगी देखना, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने वाली है, सस्ता माल है तो ठीक है कोई भी खरीदेगा। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी सेल को बढ़ा देते हैं तो क्या आने वाला है, ये समझ गया हुआ आपने कैलकुलेशन। आगे देखो वापस, अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसने 4 लाख की सेल की है, उसने वही 2 लाख बेचा क्योंकि उसकी डिमांड कम थी, क्योंकि प्राइस जो थी उसकी हाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 4 लाख की सेल की, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 4 लाख 4 लाख डिवाइडेड बाई 200,
तो कितनी यूनिट सेल कर दी इसने, 2000 यूनिट सेल कर दी। तो यहाँ पे एक इस बार यूनिट है वो कितनी है, 2000, और वो साफ दिखाई दे रहा है कि आपको बेनिफिट ज्यादा सेल करने पे ही है, ठीक है। जितनी अच्छी ज्यादा सेल होगी उतना बेनिफिट होने वाला आपको, लेकिन अगर आपकी सेल ज्यादा होती है तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने सेल कम की है, इससे भी कम की है, तो आप लॉस में जाने वाले हो। तो ये ध्यान रखना, अगर कहीं भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वहां पे आपकी सेल ज्यादा होने वाली है तो आप प्राइस कम रख सकते हो, लेकिन आपकी सेल कम आती है और आप प्राइस भी कम कर देते हो तो उस केस में आपको लॉस होने की संभावना रहती है, ठीक है। 2 लाख मार्जिन 100, तो यहाँ पे बेनिफिट कितना हो गया, सॉरी 2000 था ना, 2000, तो यहाँ पे इसको बेनिफिट होने वाला है 2 लाख का, 2 लाख रुपीज का। तो बस यही चीज है कि क्योंकि आपको पता तो ये तो पता ही है कि अगर आपकी प्राइस कम होती है तो डिमांड हाई होगी, अगर आपकी प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होने वाली है। ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे तो आपका जो बेनिफिट ही होगा इसमें। अगर आप प्राइस कम रखते हो, यूनिट ज्यादा सेल होती है, तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसने 1500 यूनिट बेच के इसने 1.5 लाख का बेनिफिट कमाया, जो इसके बराबर था, लेकिन इसका मार्जिन जो था वो हाई था, फिर अपना मार्जिन था वो कम था, फिर भी हमने बराबर किया है इसके बिजनेस। और अगर वो सेल ज्यादा हो जाती है 2000, तो यहाँ पे 50,000 का अपन को इससे ज्यादा होने वाला है बेनिफिट, ठीक है। तो ये था एग्जांपल कि जो सेल अगर ज्यादा होती है, प्राइस अगर कम होती है, तो क्या होगी इसका रिएक्शन क्या होगा, डिमांड जो होगी ना, डिमांड हाई होगी। डिमांड क्या होगी, हाई डिमांड होगी आपकी। अगर आपकी सेल कम है, प्राइस ज्यादा है, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, आपकी लेस डिमांड होगी। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसका रिएक्शन क्या हुआ और क्या प्रभाव पड़ा है कि अकाउंट मतलब अपनी सेल पे। तो देखो बिजनेस जो चाहता है, सेल को भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो अपनी, क्योंकि अगर ज्यादा सेल होती है तो मार्केट में नाम होता है, गुडविल को इंक्रीज होती है, आपकी जो गुडविल होगी वो इंक्रीज होगी, गुडविल इंक्रीज होगी तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है उसका। अगर आप थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा भी देते हो, तो अगर जो कस्टमर है वो आपकी दुकान पे विजिट करने वाला है, क्योंकि वो आपका पुराना कस्टमर था, आपके साथ में लाइसेंस बन चुका है उसका, फिर आप प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो और आप अपना बेनिफिट बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने गुडविल तो बनाई ली। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है बिजनेस का गुडविल, इमेज, रेपुटेशन। जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन हाई होती जाएगी, उसके आधार पे आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपकी सेल इंक्रीज होगी, इनहेंस होने वाली है, तो उससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपन। अब जो है अपन ने जो एक्टिविटियां पढ़ी है, अपन ने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, तो उनके आधार पे अपन कुछ एंट्रियां करना सीखते हैं कि कोई एंट्री होती है वो कैसे बनेगी और उसमें कैसे वो क्रिएट की जाती है एंट्री। तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन। राम स्टार्टेड ए बिजनेस, राम स्टार्टेड ए बिजनेस इन कैश रुपीज 8 लाख। ओके, 8 लाख से राम स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश के अंदर। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनने वाली है, देखो आप टारगेट, सबसे पहले आप एक्टिविटी को नोटिस करो, क्योंकि अपन ने एक्टिविटियां पढ़ चुके हैं। अपन अपना जो पहली क्लास थी उसमें एक्टिविटियां थी, तो एक्टिविटियों में अपन ने पढ़ा था कि एक्टिविटियों को नोटिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट की एक्टिविटी है, इट मींस कैपिटल लगाने की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और कैपिटल जब लगाई जाती है तो आपको अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस मानना है। आप जब अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो आप अपने आप को बिजनेस मानोगे, तो आप देख पाओगे कि हो क्या रहा है बिजनेस में। क्योंकि देखो अपन ने पढ़ा था कि समरी के अंदर अपन ने देखा था कि गोल्डन रूल्स की जो समरी थी वो ये बताती है कि प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब